ईरानी हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, जिम्मेदार कौन है? अमेरिका से भी मदद तलब की गई, मामला क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है? पंजाब में कानून आ रहा है जिसे काला कानून कहा जा रहा है। ये नया कानून है। टिकटॉकर, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर, इन सबको क्या क्या इसके नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। और उससे भी दिलचस्प ये बात कि आजकल जज साहब के रिमार्क्स बड़े इन है, जिसमें वो कहते हैं कि सेक्टर कमांडर का चांद पे रहते हैं। ये शायर कौन है, शायर को क्यों उठाया गया, किसने उठाया, ये सारी बातें आज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइच और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की व्लॉग में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरानी हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, ज़िम्मेदार कौन है? इतना बड़ा ये वाक़या हुआ पूरी दुनिया के लिए, और अमेरिका से भी मदद तलब की गई, मामला क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है, इस पे बात करते हैं। पंजाब में कानून आ रहा है जिसे काला कानून कहा जा रहा है। ये नया कानून है। इससे कौन मुतासिर हो सकता है? टिकटॉकर, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर, इन सबको क्या क्या इसके नताइज भुगतना पड़ सकते हैं, इस पे आज बात करेंगे। इस बिल को तफसील से आपके सामने रखेंगे। और उससे भी दिलचस्प ये बात कि आजकल जज साहब के रिमार्क्स बड़े इन हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सेक्टर कमांडर के चांद पे रहते हैं। ये शायर कौन है, शायर को क्यों उठाया गया, किसने उठाया, ये सारी बातें आज करते हैं। सबसे पहले जो हादसा ये पेश आया, पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ी दुख की घड़ी है। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के बड़े ही करीबी दोस्त ईरान और पाकिस्तान के हमसाया मुल्क, और फिर उसके बाद इब्राहिम रईसी, जिन्होंने, मेरा ख्याल है उनका आखिरी विज़िट जो था वो हमारा ही था। इसमें 2-3 कंट्रोवर्सीज़ भी आ रही हैं। पाकिस्तान बिलाशुबा एक अच्छे दोस्त से महरूम हो गया, लेकिन अब कंट्रोवर्सी ये आ रही है कि भाई ये हेलीकॉप्टर को क्या हुआ, किस तरह हुआ। हमारे पाकिस्तान की ARY के ऊपर एक एविएशन एक्सपर्ट ने जब ये बात करना शुरू की कि वो मानते ही नहीं है कि ये इस तरह से हेलीकॉप्टर के साथ ये हादसा पेश आया हो, इसे डेफिनेटली क्रैश किया गया है, कोई मामला गड़बड़ है। और फिर आगे वो मिसाल देने लगे थे एक पाकिस्तान से जुड़े एक वाक़े की, जिस पे मेरे ख्याल में उनकी लाइन काट दी गई। और वो पाकिस्तान के एक बड़े जर्नल जो शहीद हुए थे, उनके हवाले से वो बात करने वाले थे। अच्छा, ये अब ट्विटर के ऊपर बहुत चला, ये एक्स के ऊपर ये चीज़ें बहुत चली। दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह पाकिस्तान के जो हमारे जनरल ज़ियाउल हक साहब का भी जो हादसा पेश आया था, उसमें भी आपको याद होगा कि उस वक्त ये अख्तर अब्दुर्रहमान, जो हमारे हुमायूं अख्तर ख़ान और हारून अख्तर ख़ान जो हैं, इनके वालिद मोहतरम उस वक्त ISI चीफ थे। वो सदर ज़ियाउल हक उस वक्त उस त्यारे में हुआ था। बाद में उसके ऊपर बेशुमार किताबें लिखी गई। मोहम्मद हनीफ साहब का नावल बड़ा मशहूर हुआ, और इस तरह से बेशुमार किताबें लिखी। आज भी उस कंट्रोवर्सीज़ का कोई यानी नहीं हुआ। एक ज़माने में इजाज़ुल हक साहब, मैंने ख़ुद वो रसाइल पढ़े हैं जिसमें वो ये इल्ज़ाम बेनज़ीर साहिबा और उनके ख़ानदान पे लगाते थे कि ये क्रैश करवाने में उनका किरदार था। उसकी वजह ये हो सकती है जो उस वक्त उनको लगता था। बाद में मैंने एक इंटरव्यू में उन्होंने पूछा तो उन्होंने इसको इस तरह से बयान नहीं किया जिस तरह से उन्होंने शायद अपनी जवानी में कभी इंटरव्यू में कह दिया था। तो शक की बुनियाद उधर थी। उसकी वजह ये है कि ज़ियाउल हक साहब ने भुट्टो साहब को फांसी दी थी, उनके रजीम में ये सब कुछ हुआ था। तो उसके बाद फिर ज़ियाउल हक साहब का अंजाम ये हुआ, और इस तरह से बाद में कहा ये जाता है, बताया ये जाता है कि उस वक्त टुकड़े मिले थे जिस्म के चंद एक, और फिर वो फैसल मस्जिद के अतराफ़ में उनका मज़ार मौजूद है, वहाँ पर उन्हें दफन किया गया। उस वक्त बहुत बड़ी तकरीबात हुई थी। अच्छा, अब ये जो ईरानी सदर वाला मामला हुआ है, रईसी साहब की जो इस तरह से वो हुए, शहादत हुई है, तो एक कंट्रोवर्सी इसके साथ जोड़े हैं कि वो जो अज़रबैजान के सदर हैं, उनके साथ जो मिलता है, यानी अभी अगर आप देखें तो पिछले दिनों एक वज़ीर-ए-आज़म पर हमला किया, और वो यूरोपीय मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो जा रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया। 3-4 गोलियाँ ग़ालिबन लगी। वो भी बहुत बड़ी ख़बर है, अगर आप उसको सर्च करें आपको मिल जाएगी। और दूसरा ये कि ये अभी जो ये वाक़या हुआ, उसमें वो डैम का इफ्तिताह करके आ रहे थे, तो वो आज़री जो सदर हैं, आज़री जो हुक्मरान हैं, उनके साथ इनकी तस्वीर भी हैं उससे पहले कि जब ये डैम की इफ्तिताह कर रहे हैं, और फिर इनके साथ ये हादसा पेश आ जाता है। ये अब नई कंट्रोवर्सीज़ है। मुख्तलिफ़ चैनल्स पे मुख्तलिफ़ मुल्कों के चैनल कुछ और कह रहे हैं। अब अगर आप भारतीय मीडिया देखें, अमरीकी देखें, बरतानवी देखें, वो अपने तज़ियों में मुख्तलिफ़ उंगलियाँ भी उठा रहे हैं। साथी नज़रियात जो हैं उनकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। अज़रबैजान में मसला दरपेश है, इलाके में सूनी और मोसाद की मौजूदगी है, उस पर भी तहकीकात की बातें हो रही हैं। वाक़े की जगह है, इसके ऊपर भी क्या असर आई हों, इसलिए हो रही हैं चूँकि कितने घंटे वो मिल नहीं सके। फिर उससे पहले कहा गया कि जब उनका राब्ता हुआ, आखिरी मरतबा राब्ता भी करने की कोशिश की, फिर जब ये हादसा हुआ उसके 1 घंटे बाद भी जो आयतुल्लाह ख़ामनेई के जो तर्जुमान है वो ज़िंदा रहे।
अच्छा, ये भी बाज़ लोगों ने तो ये भी कहा है कि जी ख़ामनेई के बेटे की जानशीनी की लड़ाई है, इस वजह से ये मामला हुआ है। कई नज़रियात ने सर उठाया है। अमरीकी जरीदा न्यूज़ वीक ने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि हेलीकॉप्टर हादसे ने ईरानी सदर की हलाकत ने दुनिया को हिला कर रख दिया और वसीअ क़यास आराइयाँ ऑनलाइन फैलना शुरू हो गई हैं और सबूत बगैर सबूत के या तायद के अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ज़िम्मेदार कौन है। अमेरिका से बहरहाल मदद मांगी गई थी ईरान की जानिब से और उन्होंने इसकी तफसील कोई बयान नहीं की जब ये बात उन्होंने पब्लिक की है। लेकिन वो ये ज़िम्मेदार ज़रूर समझते हैं कि भाई इतने साल पुराना, कोई ग़ालिबन 40 साल पुराना वो हेलीकॉप्टर है जो वो इस्तेमाल फरमा रहे थे, तो उन्होंने उनके ऊपर ही ये चीज़ वो डाल दी कि भाई इतना पुराना आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं और वो जो भी उसने करना है वो इधर उधर से कहीं से ले ही नहीं सकता, अपने ही जो उनके मामलात हैं वही चलाते हैं। बहरहाल इस बड़े बड़े लोग इसमें गए हुए हैं, इस तरह के वाक़यात हुए हुए हैं, त्यारे क्रैश होते हैं, चीज़ें होती हैं। अल्टीमेट उसकी हकीकत बहुत कम, शायद तरक्की याफ्ता दुनिया में इसकी आ जाती है सामने। हमारे यहाँ इस दुनिया के इस खिते में शायद इस तरह से सामने चीज़ें खुल के नहीं आती। लेकिन बहरहाल ईरानी इदारे कर रहे हैं। ये भी उन्होंने बताया कि जब वो लाशें निकली हैं तो वो शनाख्त के काबिल थीं, यानी DNA वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, पता चल गया कि ये किसके। वैसे आम तौर पे इस तरह के वाक़यात में ऐसा होता नहीं है। तो इस पे भी अब कंट्रोवर्सी चल रही हैं, चीज़ें चलती रहेंगी जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ जाएगी। अच्छा, अब ख़बर इससे आगे वाली है, वो ये है कि पंजाब में एक कानून आ रहा है, उस पर हम बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको वो बताते हैं कि मसला क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहब कियानी साहब, उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। उनके रिमार्क्स इन दिनों बड़े वायरल हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने एक जगह पे तो ये कहा कि वो सेक्टर कमांडर को बुलाएं, क्या वो चांद पर रहता है, इतनी अहमियत ना दे, इतनी वक़्त नहीं होती है, 18वें ग्रेड का ऑफिसर होता है ये वो। ISI के उसके ऑफिसर की वो बात कर रहे थे। फिर एक जगह पे उन्होंने कहा कि मैं कैबिनेट के लोगों को बुलाऊंगा, फिर एक जगह पे कहा वज़ीर-ए-आज़म को भी बुला लूँगा। तो कियानी साहब के हवाले से इससे पहले ही बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन भी चल रही है उनके ख़िलाफ़ और कई बातें, कई लोग कहते हैं उनके हाज़िर सर्विस जर्नैल हैं उनके भाई, और यही कियानी साहब है जिनके रिश्तेदारों के हवाले से भी कहा गया कि उनको कई लोगों ने उठा लिया था। मामला ये कहाँ से शुरू हुआ है, ये सारी बातें हो क्यों रही हैं। एक तो ये एक शायर हैं अहमद फ़राद, उनको उठा लिया गया और उनकी बड़ी शायरी भी नज़र आई। मेरा कुछ दिन पहले उनसे रब्ता भी हुआ था, किसी काम के सिलसिले में उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। लेकिन मैंने ना उनको अगवा क्यों किया गया, किसने किया, अभी ये नहीं पता चला। लेकिन एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट ये समझता है कि शायद उसको एजेंसी ने उठा लिया। मेरे पास भी इसके कोई सबूत मौजूद नहीं है। ये कहा जा रहा है ओके जी उनकी तरफ से उठाया गया। ये पाकिस्तान में एक ट्रेंड भी है और इसमें कुछ सच भी होती हैं कुछ चीज़ें। हुआ ये है कि मैंने फिर उनकी जाके आईडी वगैरह देखी। वो अहमद फ़राद साहब ने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जिनके ऊपर मेरा ख़्याल में गिरफ्त की जा सकती थी, लेकिन उसके लिए कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाना चाहिए था। पुलिस के ज़रिए, अदालत के ज़रिए, ट्रायल के ज़रिए चीज़ें मुमकिन हो सकती थी अगर तो वाकई किसी पाकिस्तान के इदारे ने अगवा किया, और अगर नहीं किया तो उनकी बाजियाबी उतनी ही ज़रूरी है कि रियासत जो है वो अगर पता ही न चला सके कि उनका एक बंदा कहाँ पे गायब है। इस तरह की बातें मैंने पहले भी बहुत की हुई हैं, आपने भी बहुत सुनी होंगी। इमरान रियाज हो या किसकी मरतबा कब हमने ये सारी बातें की हुई हैं। बात यह है कि मैं अहमद फ़राद के नज़रियात से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। मैं इस बात से भी इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि वो अपनी वॉल पे जाके लिखें कि जी फ़ौज ने कश्मीर में बंदा मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इसके बावजूद मैं कभी भी इस बात के साथ नहीं खड़ा कि उनको इस तरह से आप उनके घर से अगवा करें। उनकी बीवी जो हैं उन्होंने बयानात दिए हैं किस तरह से लोग उनके घर में घुसे, किस तरह से उनको उठा लिया गया, किस तरह से आज कई दिन हो गए उनके बच्चे होंगे, बीवी होंगी, कितनी परेशानी में होंगी, ना किसी अदालत में जा सकती, ना किसी थाने में जा सकते हैं, क्या करेंगे वो। तो अगर तो ये रियासती इदारों के पास भी नहीं है, यानी ये जो सारे रिमार्क्स हैं मैं आपके सामने पढ़ के भी 1-2-4 सुना दूंगा। जिस तरह उन्होंने एक जगह पे कहा कि एजेंसियों के काम पे एतराज़ नहीं है, लेकिन मावराए कानून जो वो ये करते हैं काम, उनके ऊपर एतराज़ है, यानी उठा लेने वाले मामले के ऊपर। तो अभी उन्होंने ये भी पूछा है केस में, वो जो लापता अफराद वाला चल रहा है कि 10 साल में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितनों को लापता किया गया, हरासा किया गया। एक जंग ऊपर भी चल रही है, ठीक है। काश ये जो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं कि लोग थोड़े से खुल के ताकतवरों को भी बुला रहे हैं ये वो, लेकिन मसला ये है कि बाद में जब भी हमने पाकिस्तान में देखा है, पता ये चलता है कि अपने किसी ओहदे की, अपने किसी मामले की जंग चल रही होती है और सिर्फ हमें पागल बनाया जाता है। मेरे पास बहुत सी कहानियाँ, किस्से हैं जो लोग हमें आके सुनाते भी हैं, कुछ चीज़ों के मैं नहीं शाहिद है। मुझे याद आ गया, एक बहुत बड़े जज गुजरे हैं,
वो हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने एक कारोबारी ग्रुप के हवाले से फैसला कर रहे थे, तो बड़े बड़े रिमार्क्स दे रहे थे। मैं उस कारोबारी ग्रुप के एक बड़े अहदेदार से मिला, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनसे कहा यार आपकी तो छुट्टी होने लगी है, ये होने लगे। उन्होंने कहा ये सब गेम का हिस्सा है, हमारा ये जो ज़मीन है, ये मामला है, इसकी ये ख़त्म हो रही थी लीज़ वगैरह, तो हमने ही ये सारा मैनेज किया हुआ है। अब आप देखना कि ये इस रेट के ऊपर हमारे साथ तय होगा, जो मौजूदा रेट है ज़ाहिर बात उससे बेहतर रेट पे तय होगा, क्योंकि हमने 20 साल पहले करवाया था। तो अब ये सारा फैसला इस तरह से होगा, यकीन जानिए उसी तरह स्टेप बाय सारे फैसले हुए। हम ये समझ रहे थे बाहर बैठ के, अंदर समाज सुन के कि भाई ऐसी तैसी फेर दिया, बड़े बड़े जो ग्रुप है कारोबारी उसको पकड़ लिया। तो ये है कवाकिब कुछ और नज़र कुछ आते हैं, जिनका मसला एक अपनी जगह पे रहता है। अगले चलते हैं, पंजाब में एक कानून आ रहा है डिफेमेशन बिल और हत्या के इज़्ज़त का वो बिल है, उसके ऊपर मसला क्या है, ये 2024 का ऐवान से ये मंजूर हो गया। हुआ ये था, इसके ऊपर जब बहुत शोर मचा तो वज़ीर इत्तलात पंजाब जो है उन्होंने बुला लिया सहाफ़ियों को, सहाफ़ियों की तंजीमों को, और बुला के उनसे राय मांगी गई। सहाफ़ती तंजीमों ने ये कहा जनाब आप इसे मौखर कर लें। पहली बात तो ये कि सहाफ़ियों का एतराज़ किया है। सहाफ़ी ये समझते हैं कि इसके ज़रिए हुकूमत जो है अपनी मनपसंद चीज़ें करेगी, सहाफ़ियों को दबाएगी। दूसरी बात यह है कि इससे पहले ये चीज़ें मौजूद हैं, कवानीन हमारे पास मौजूद है, नए कानून की ज़रूरत क्या है। इस कानून को कुछ सियासतदानों ने, मुस्तफ़ा नवाज़ को और कुछ लोगों ने काला कानून भी कहा है। सहाफ़ी भी एहतजाज करने जा रहे हैं। अच्छा हुआ क्या, वो बुलाया गया, सहाफ़ियों को मीटिंग की गई, 2-3 घंटे वो बैठे रहे, मुशावरत चलती रही। वज़ीर इत्तलात ने कहा जी मैं वज़ीर आला से मशवरा करके बताऊँगी, लेकिन जैसे इजलास, कल की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे इजलास शुरू हुआ, रात गए, ये जो बिल है ये मंजूर कर लिया गया। इस बिल में है क्या, मसला क्या है? बिल में ये है, ये मुर्तज़ा शुजाउर रहमान ने पेश किया था। मंजूरी के बाद ये फ़ौरन नाफिज़ुल अमल होगा, पूरा दायरा कार इसका पूरे पंजाब तक होगा। और होगा क्या, बिल के तहत ऐसे सरकारी दफातर जिनका पाकिस्तान के आइन में जिक्र है को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। सदर, वज़ीर आज़म, सेनेट के चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और लाहौर और दीगर हाई कोर्ट के जज साहिबान शामिल हैं। इसी तरह गवर्नर, वज़ीर आला, सूबाई असम्बली और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन, मेम्बरान ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी खबर झूठी या गलत मालूमात फैलाना जुर्म तस्वुर होगा। ये पहले भी मौजूद हैं हमारे लॉ में, जिसमें जुर्म ही तस्वुर होता है, झूठी और गलत फैलाना। इसी तरह फिर फ़ौज के बड़े बड़े बोले बिल की शिक्के क्या हैं। शिक्के, बिल की शिक ये बताती है, बिल के तहत सहाफ़ी से मुराद कोई भी शख्स जो पेशा वराना तौर पर बाकायदा अखबार, मैगज़ीन, न्यूज़ वेबसाइट या किसी भी मीडियम पर मुंसलिक है, अगर तो कोई ऐसी चीज़ वो करता है, तहरीरी करता है, वीडियो की सूरत में करता है, किसी भी तरह वो करता है और किसी की साख को नुकसान पहुंचाता है, तो फिर क्या होगा, जैसी शिकायत दर्ज होगी, पहले तो बताता हूँ शिकायत दर्ज कैसे होगी। एक ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा और ट्रिब्यूनल का जो सरबराह है उसके इख्तियारात लाहौर हाई कोर्ट के जज के बराबर होंगे। इसको डेफेमेशन ट्रिब्यूनल का नाम दिया जाएगा। किसी शख्स का जुर्म साबित हो जाता है तो उसे 30 लाख रुपये इस शख्स को देना होंगे जिसके खिलाफ उसने इल्ज़ामात लगाए हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर बैठ के किसी खिलाफ झूठी खबर फैलाता हूँ, तो अगर मेरे खिलाफ कैंपेन हो जाती है तो मुझे 30 लाख रुपये जुर्माना वो कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कौन करवा सकता है? हुकूमती अफराद करवा सकते हैं, सरबराह करवा सकते हैं, आम शहरी करवा सकता है, और कोई भी मुतासर शख्स से ट्रिब्यूनल में जा सकता है। हुकूमती मौक़िफ़ क्या है इसके ऊपर? हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि जनाब ये 6 माह में जितने दावे होंगे उनके ऊपर फ़ैसला करने के पाबंद होंगे। इसका मकसद ये है कि मनफी प्रोपेगेंडा रोका जाए। बिल का मकसद झूठ को पकड़ना है। और उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर इत्तलात, उन्होंने कहा हत्या के इज़्ज़त बिल के तहत पहली शिकायत वो खुद दर्ज कराएंगे, उनकी वालिद और बहनों पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि इसकी 2-3 मसाइल। एक तो ये कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, यूट्यूबर, व्लॉगर, जो वहाँ पे बैठ के वो बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर गिरफ्त कौन करेगा, कैसे करेगा? पाकिस्तानी कवानीन के अंडर तो वो आए नहीं, बहुत से लोग हैं इस टाइम वो चले गए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त ये बड़ी उजलत में पेश किया गया, स्टेक होल्डर के साथ बैठ के मशावरत नहीं की गई, सहाफ़ियों के साथ, CPNE के साथ, PBA के साथ, जो भी स्टेक होल्डर थे उनके साथ बिठाया ही नहीं गया, उन्हें बताया ही नहीं गया कि हम ये करने जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि सहाफ़ती तंजीमें भी इस पर मान जाती। कौन नहीं चाहता कि माशरे में झूठ रुके, किसी की भी इज़्ज़त उछालना ये रुकना चाहिए। अब मसला ये है कि इसमें से 30 लाख की बात नहीं है, सज़ाएँ भी दे सकता है ये ट्रिब्यूनल और इससे भी ज़्यादा जुर्माना भी कर सकता है। तो इससे होगा क्या कि आगे कोई टिकटॉकर है, उसने किसी की नकल उतार दी है, किसी ने कुछ कर दिया, कोई ऐसी बात कर दी है, किसी की मिमिक्री कर दी है, कोई यूट्यूबर है, किसी ने कोई चीज़ कर दी है ऐसी, तो आप यूँ समझिए कि आप इस आज के बाद यूट्यूबर, टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं वो इस सब में आ सकते हैं। सहाफ़ी भी कहीं पे बैठ के कोई बात करता है, वो किसी चैनल पे चल गई है, कुछ हो गया, फ़ौरी तौर पे जनाब शिकायत दर्ज होगी, तो आप यूँ समझें कि आपको ये जुर्माना पड़ गया। अब जब हुकूमत ही ट्रिब्यूनल का सरबराह लगाएगी, लोग लगाएंगे, तो ऐसे में आम तौर पे यही होता है प्रैक्टिस, चाहे नून की हो, चाहे PTI की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की,
तो ये देखा गया कि हुकूमतें इस तरह के कवानीन को अपने हक़ में इस्तेमाल करती हैं। ये बदकिस्मती है कि जब उनकी हुकूमत चली जाती है तो उनके ख़िलाफ़ भी ये कवानीन इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि अगर जब आपने उजलत में ये काम किया, हो सकता है कल को यही हुकूमत इसी के लिए यही वो फंदा बन जाए जिसमें उनकी जान झगड़ी जाए। अपने में फ़र्क उड़ा दीजिए अल्लाह ने के बाद।